हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप सारे? चलिए बच्चे, चलते हैं हम जो अगले टॉपिक को बच्चे शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट किया और उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी, राइट? चलिए अब हम आगे चलते हैं, हेडिंग डालते हैं बच्चे। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चे क्या? प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। जरा लिख लें, प्रोनाउन। दिख रहा होगा, विजिबल होगा। क्या होता है प्रोनाउन, इसे देखते हैं बच्चे। प्रोनाउन को मैंने ब्रेक करके लिखा, आगे चल के मैंने इसे क्या लिखा? प्रो प्लस नाउन। क्या लिखा बच्चे? प्रो प्लस नाउन, राइट? प्रो प्लस नाउन, ये लिखा मैंने बच्चे, प्रो प्लस नाउन। तो क्या होता है प्रो प्लस नाउन? ये क्या होता है वो सारी बातें मैं समझाता हूं आपको बच्चे, एक बार नोट करेंगे फिर हम आगे चलते हैं। सॉरी, चलिए। तो बच्चे आगे चल रहे थे, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। तो मैं कह रहा था प्रोनाउन। बच्चे प्रोनाउन को मैंने ब्रेक किया और लिखा प्रो प्लस नाउन। यहाँ प्रो का मतलब क्या होता है बच्चे? फॉर। और नाउन तो आपने नाउन लिखा ही है। इसका मतलब प्रोनाउन वर्ड का मतलब क्या होता है, या प्रोनाउन क्या होता है बच्चे, याद रखेंगे। डेफिनेशन बहुत बेसिक दे रहा हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। प्रोनाउन बच्चे वो वर्ड होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अ नाउन और इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन बच्चे वो वर्ड होता है जो किसी नाउन की जगह यूज होता है, या नाउन के लिए यूज होता है या नाउन की जगह यूज होता है। रिमेंबर, जो वर्ड हमें बदले में नाउन नहीं दे सकता, याद रखेंगे बच्चे, वो प्रोनाउन नहीं होता। डिड आई मेक इट क्लियर? ठीक है। तो बच्चे डेफिनेशन आप पहले लिखेंगे, समझेंगे और फिर बच्चे आगे चलेंगे। प्रोनाउन क्या होता है अभी बताऊंगा कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो पहले लिखेंगे आप प्रोनाउन। प्रोनाउन is a word that pronoun is a word that is used in place of a noun, that is used in place of a noun। ठीक है। और हाँ, नाउन के प्लेस पर क्योंकि ये आता है, अगर बच्चे कोई टीचर एब्सेंट होता है तो टीचर के प्लेस पर कोई टीचर ही आएगा और टीचर ही उसे रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करेगा, आपको पता है, राइट? समझो मेरी बात को बच्चे। तो नाउन के प्लेस पर जो वर्ड आ रहा होगा, नाउन के वो सारे काम करेगा, राइट? टीचर के प्लेस पर टीचर आएगा, ड्राइवर तो आ नहीं सकता। ड्राइवर के प्लेस पर ड्राइवर आएगा, सिंगर तो आ नहीं सकता। तो नाउन के प्लेस पर जब प्रोनाउन आ रहा है बच्चे, तो इसका मतलब है कि नाउन के सारे एक्शंस, सारे जो रोल्स होते हैं वो परफॉर्म करेगा, प्रोनाउन कर सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। साथ ही साथ लिखेंगे एंड इट परफॉर्म्स एंड इट परफॉर्म्स ऑल द रोल्स ऑल द रोल्स played by a noun, played by a noun, played by a noun। बच्चे ध्यान से देखेंगे, है ना? क्या लिखा आपने? क्या? एंड इट परफॉर्म्स ऑल द रोल्स प्लेड बाय अ नाउन। बच्चे ये तो हो गई डेफिनेशन, ठीक है ना? ये बच्चे क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। मेरी बात समझ आ रही सभी को? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं बच्चे यहां तक? ये तो हो गया प्रोनाउन क्या होता है। रोल्स की अगर बात करें बच्चे, रोल्स की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि नाउन्स के क्या क्या रोल्स होते हैं। आपको पता है नाउन सेंटेंस में क्या बन सकता है बच्चे? सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, डूअर बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, राइट? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। और क्या बच्चे? और एक क्या बन सकता है, मैंने बताया था प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या बताया बच्चे? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल्स देकर ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा, एक एक चीज़ क्लियर करता हुआ चलूंगा। उसके बाद बच्चे हमें क्या देखना होगा? काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, कितने प्रोनाउंस होते हैं। हाँ, क्या लगता है आपको बच्चे, कितने प्रोनाउंस होते हैं? हाँ, जो भी आपने पढ़े होंगे जरा अगला हटकर देखेंगे कितने प्रोनाउंस होते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे बच्चे, ठीक है? मैं समझाता हूँ। पहले एक एक एग्जाम्पल देखो आप। जैसे मैंने कहा ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। ये पहला एग्जाम्पल, वो है मेरा दोस्त है। प्रोनाउन पहचानना, उसका फंक्शन पहचानना, ठीक है? अगला मैंने कहा ही इनवाइटेड हर, ही इनवाइटेड हर, ठीक है?
अगला मैंने क्या कहा, अगला मैंने कहा दे प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी। मेरी बात समझ आ रही है? अगला देखेंगे, मैंने कहा इट इज ही हु हेल्प्स, द पुअर, पुअर। इट इज ही हु हेल्प्स द पुअर। हाँ, इट इज ही हु हेल्प्स द पुअर, वही है जो गरीबों की मदद करता है। एक और एग्जांपल देख लें बच्चे, मैंने कहा टॉम थॉट जॉन हर, शी। टॉम को जॉन शी लगा, यानी उसकी तरह लगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें बच्चे, 6th एग्जांपल यहां पर देखें, फिर आगे चलेंगे हर एक चीज को देखते हुए। जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड फ्रेंड, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ सॉरी माइन। तो इन एग्जाम्पल्स में बच्चे जरा आप फंक्शंस देखना, यहाँ ये माइन प्रोनाउन है, यहाँ ये ही प्रोनाउन है, यहाँ ही और हर है, यहाँ दे है, यहाँ इट और ही है, हालांकि हु भी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ प्रोनाउन है शी। फंक्शंस को देखेंगे बच्चे, पहले में जो फंक्शन है प्रोनाउन का वो क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरे में जो ही है वो सब्जेक्ट है, साथ ही साथ एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या है बच्चे, डूअर भी है। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो रहा ना? राइट। हाँ, अब बात जब हम हर की करते हैं बच्चे, तो ये हमारी क्या हो गई, ये वर्ब, वो भी एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब के बाद जो लिखा जाए, जो नाउन प्रोनाउन लिखा जाता है, वो बच्चे क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया। दे प्ले हॉकी, यहाँ दे की बात करेंगे तो दे एक तो सब्जेक्ट है, साथ ही साथ वो हॉकी खेलने का काम कर रहा है, तो ये डूअर भी है। अगला मैंने कहा इट इज़ ही हु हेल्प्स द पुअर। तो समझना इस सेंटेंस में यहाँ जो इट है वो सिर्फ सब्जेक्ट है, और ही क्या है, इट इज़ ही, वही है। यहाँ कहीं ना कहीं ये एस सी है, एस सी का मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इट ही है, ही इट है, उसके लिए ही यूज़ किया गया है। ठीक है ना? रही बात हु की बच्चे, आगे आपको बताऊंगा। हु यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डूअर है। ठीक है, सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है। डूअर कैसे, हेल्प का काम कर रहा है। ठीक है ना? सॉरी, अगला देखो, टॉम ने जॉन को शी समझा। जॉन यहाँ क्या था बच्चे, जॉन हमारा क्या था, जॉन हमारा ऑब्जेक्ट था। तो जब जॉन हमारा ऑब्जेक्ट था बच्चे, तो शी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। बोलो, बात समझ आ रही है? शी क्या बन गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। राइट। तो आप देखना, आपने एक प्रोनाउन को क्या बनाया, सब्जेक्ट, फिर क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, डूअर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें आपने एक प्रोनाउन को बना ली हैं। मेरी बात समझ आ रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा, इसको देखें, अगर आप ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, एक प्रोनाउन ये भी है, ये सब्जेक्ट है। माइन क्या है बच्चे, ऑफ के बाद आया, ऑफ क्या था, प्रपोजिशन। तो यहाँ माइन क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखो, प्रपोजिशनल। क्या है बच्चे, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यही सारे काम तो बच्चे कौन कर रहा था, एक नाउन कर रहा था। यही सारे काम कौन कर रहा था, नाउन कर रहा था। और यही सारे काम कौन कर रहा है बच्चे, प्रोनाउन कर रहा है। बोलो, इतनी बात समझ आई? जो वर्ड हमें बदले में नाउन देगा वही वर्ड प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन नाउन के द्वारा प्ले करने वाले सारे रोल्स प्ले कर सकता है। यहां तक आई होप सारी चीजें क्लियर होगी, समझ आपको आ रहा होगा बच्चे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएंगे। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या करता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस देखते हैं बच्चे, है ना? कितने काइंड्स होते हैं उन्हें देखना समझना शुरू करते हैं। देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है बच्चे, तो हेडिंग डालता हूं मैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। क्या लिखेंगे बच्चे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। कोई दिक्कत, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन के काइंड्स। ठीक है ना? प्रोनाउन के काइंड्स क्या हैं वो हम देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की बात हम करते हैं। ठीक है,
देखो बच्चे, काइंड्स की जब मैं बात करता हूँ, इन्हें याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया, और वो फॉर्मूला क्या है? प्राइड। प्राइड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया पी स्क्वायर आई स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर और आर पर क्यूब। सारे एक्सपोनेंट्स अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? आपको मिलेगा 11। तो इन टोटालिटी देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। कितने प्रोनाउंस होते हैं बच्चे? 11। ये फॉर्मूला कैसे बनाया मैंने? पी से प्रोनाउन और पी से क्या? पी एज इन प्राइड, है ना। सब पर स्क्वायर है, आर पर क्यूब है। कैसे बनाया? सॉरी, कैसे बनाया बच्चे मैं आपको बताता हूं। पी स्क्वायर का मतलब क्या है? दो प्रोनाउंस हैं जो लेटर पी से शुरू हैं, मैं उनका नाम लिखता हूं। दो पी से शुरू हैं। पहला बच्चे मैंने क्या लिख दिया? पर्सनल प्रोनाउंस। क्या लिखा? पर्सनल प्रोनाउंस। जरा आप भी नोट कर सकते हैं। सेकंड मैंने लिखा पोजेसिव प्रोनाउंस। क्या लिखा बच्चे? पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस। और तीन आर से हैं, तो पहला आर का लिखा बच्चा मैंने क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। और फोर्थ मैंने क्या लिखा? रेसिप्रोकल। फिर बच्चे मैंने लिखा क्या? रिलेटिव प्रोनाउंस। फिफ्थ मैंने क्या लिखा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब सिक्स की बात करते हैं। आई स्क्वायर मतलब एक आई हो गया। इंटरोगेटिव, आई होप द थिंग्स मस्ट बी विजिबल। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। सेवेंथ क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस। एट्थ क्या होगा? डी स्क्वायर में दो हैं बच्चे, एक है डेमॉन्स्ट्रेटिव। क्या लिखा? डेमॉन्स्ट्रेटिव। और दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। नाइन ये हो गए बच्चे। टेंथ लिखते हैं, कौन सा होता है, क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। टेंथ हम देखते हैं, ई से एक बच्चे होता है एम्फेटिक। क्या लिखा? एम्फेटिक प्रोनाउंस। और एक होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। नोट करें पहले 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, और 11 के 11 आप फटाफट नोट कर लें, और फिर हम आगे चलते हैं चीज़ों को देखते हुए। ठीक है बच्चे, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। और जाहिर सी बात है, प्रोनाउंस नाउन्स के प्लेस पर आते हैं तो वो क्या करेंगे? नाउन्स के रोल्स प्ले करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि हर प्रोनाउन नाउन का हर रोल प्ले नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहीं बच्चे मी लिखा, क्या लिखा? मी, तो आपको अच्छी तरह पता है कि लिखा हुआ मी, बच्चे जो मैंने मी लिख दिया है, ये सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये बनने को ऑब्जेक्ट बन सकता है, या पीओ प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन सकता है। ये कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा, और ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। मतलब प्रोनाउंस नाउन का रोल्स तो प्ले करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोनाउन हर नाउन के रोल्स को, हर वो रोल्स जो नाउन्स परफॉर्म करता है वो कर दे, ये जरूरी नहीं है। यही चीजें मैं आगे आपको समझाऊंगा। एक एक कर आप पहले नोट करें, फिर एक एक कर मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा कि किस कैटेगरी में कौन से वर्ड्स आते हैं और उनके क्या रोल्स होते हैं। वो सारी बातें बच्चे मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं और आगे चलता हूं, ठीक है। देखेंगे जरा, एक एक चीज मैं आपको बताना शुरू करता हूं। चलिए, अब मैं एक एक तरह के एक एक काइंड को मैं धीरे धीरे समझाना शुरू करता हूं, और फिर मैं एक एक काइंड की डेफिनेशन आपको लिखाना शुरू करूंगा। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखें, समझे और आगे चले। सबसे पहले याद रखना, जो वर्ड हमें बदले में नाउन नहीं देता वो प्रोनाउन नहीं होगा। जो वर्ड हमें बदले में नाउन नहीं देगा वो प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए देखें, ध्यान से समझते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पहला काइंड। सारे बताने हैं बट मैं पहले आपको यूं ही बताता हूं, रैंडमली लेता हूं और इजी टू टफ चलता हूं। तो सबसे पहला काइंड जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं बच्चे, वो मैंने आपको बता दिया, इनडेफिनिट। कौन सा? इनडेफिनिट।
ध्यान से देखना, पहले काइंड समझना, उनके फंक्शन समझना, फिर मैं आपको रोल पर लाऊंगा। इनडेफिनिट प्रोनाउंस ये क्या होते हैं, कौन से होते हैं, इनके क्या रोल्स होते हैं, वो सब मैं आपको बताता हूं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, देखो बच्चे, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनसर्टेन। क्या मतलब होता है? इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनसर्टेन। बोलो, मेरी बात समझ आ रही है? अनसर्टेन, जो सर्टेन ना हो, अनसर्टेन, राइट। इंडेफिनिट का मतलब क्या? अनसर्टेन, ठीक है। वो प्रोनाउंस जो अनसर्टेन नाउन्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो प्रोनाउंस जो अनसर्टेन नाउन्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो बच्चे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी बात कि अनसर्टेन नाउन्स कौन से होते हैं, है ना। अनसर्टेन नाउन्स कौन से होते हैं, ये हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हमने मटेरियल नाउन पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये सब पढ़ा, लेकिन मैंने आपको शायद कोई अनसर्टेन या इंडेफिनिट नाउन कैटेगरी नहीं पढ़ाई थी। कोई इशू नहीं है, मैं आज आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, राइट। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर ये बातें मैं क्लियर करता हूँ आपके लिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। किसी दिन मैं क्लास में आऊं और आकर आपसे कहूं कि ही ब्रोक द चेयर, बेट हिम, उसने कुर्सी तोड़ी है, और आप उसे पकड़ो, मतलब किसी बालक ने, ही का मतलब क्या, कि किसी बालक ने कुर्सी तोड़ी है और तुम बालक को ही तोड़ोगे, राइट। किसी दूसरे दिन मैं क्लास में आऊं और आकर कहूं कि शी ब्रोक द चेयर, बीट हर, इसका मतलब किसी बालिका ने कुर्सी तोड़ी है और तुम उसे पकड़ोगे, राइट गाइस। लेकिन तीसरे दिन मैं क्लास में आकर कहता हूं कि somebody ब्रोक द चेयर, बीट, अब किसे पकड़ोगे, है ना। कि somebody का मतलब क्या, कौन, नहीं पता चला आपको, राइट गाइस। तो याद रखें, जब आपको यह पता नहीं चलता कि आखिर नाउन कौन था, अरे भाई किसी की कुर्सी टूटी, वो तो ये बात बताएगा ना, वो बात अलग है कि उसे पता नहीं कि किसने कुर्सी तोड़ी है, लेकिन अल्टीमेटली उसकी चेयर तो टूटी है ना भाई। तो वो ही नहीं कह सकता, वरना ही उसे पीट देगा, शी नहीं कह सकता, वरना शी उसे पीट देगी, है ना। शी भी आजकल कम नहीं, राइट गाइस। तो भाई वो क्या कहे, तो बेचारा क्या कहेगा, अपनी शिकायत भी करेगा और वो किसी को फंसाएगा भी नहीं और खुद भी नहीं फंसेगा। तो क्या बोल देगा, somebody broke द चेयर। यानी जब आप किसी नाउन को लेकर श्योर नहीं होते और तब जो प्रोनाउंस यूज होते हैं उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। वो बच्चे कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, देखो जरा बोर्ड पर फटाफट ध्यान से, और फिर हम आगे चलते हैं बच्चे, देखते हुए समझते हुए चीज़ों को, फिर हम देखते हुए चलते हैं बच्चे, नोट करेंगे। मैं अभी आपको वर्ड्स दूंगा जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरीज में आते हैं, वो वर्ड्स बच्चे मैं अभी आपको दूंगा, आप देखेंगे, समझेंगे, और फिर एक एक कर हम आगे चलेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। तो कौन से प्रोनाउंस आते हैं इस कैटेगरीज में, पहले मैं आपको वो बता दूं। जो वर्ड्स इस कैटेगरीज में आते हैं वो कौन से हैं? वो वर्ड्स हैं, जैसे आपने कोई वर्ड लिखा और उसके बाद अगर आपने इसमें बड़ी या वन या थिंग जोड़ दिया, ऐड कर दिया, राइट। वर्ड में बड़ी, वन और थिंग ऐड कर दिया। जैसे अगर आपने कोई वर्ड यहां लिया सम, तो क्या बनेगा, समबडी, समवन, समथिंग। नो ले लिया तो नो बडी, नो वन, नथिंग। एनी ले लिया तो एनीबडी, एनी वन, एनीथिंग, राइट। ये सारे जो हैं बच्चे क्या होते हैं, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, प्लीज ध्यान से समझना। अब रही बात इनके रोल्स की, अगर हम देखें, है ना, इनके रोल्स की देखें, क्या क्या कह दिया मैंने, आपको बता देता हूं। मैंने कहा एनीबडी, मैंने क्या कहा बच्चे, एनीबडी, एनीवन और एनीथिंग। एक एक चीज ध्यान से समझना, राइट। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। फिर मैंने कहा नोबडी, नोबडी, नो वन, नथिंग। और फिर मैंने कहा एवरीबडी, एवरीबडी, एवरी वन। बच्चे एक साथ लिखा जाता है, एवरी और वन अगर अलग अलग लिखोगे तो बच्चे वो अलग सिचुएशन होती है, फिलहाल अभी एवरी वन एक साथ लिखा है। और यहाँ क्या हो जाएगा, एवरीथिंग। क्या हो जाएगा बच्चे, एवरीथिंग। बोलो मेरी बात समझ आ रही है। फिर मैंने यहाँ क्या लिखा, सम से लिखा। सम का पहला वर्ड क्या हो गया, समबडी, समवन, समथिंग,
राइट, ध्यान से देखें। अब देखो, अब अगर हम बात करें इन वर्ड्स के रोल्स की, अगर हम बात करें इन वर्ड्स के रोल्स की, तो बच्चे याद रखेंगे ये क्या बन सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं सोचकर समझकर एग्जांपल्स? इनके अगर रोल्स और फंक्शंस की बात करें तो भला ये क्या बनते हैं? मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट सब कुछ बन सकते हैं। दे कैन बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ बन सकते हैं। एग्जाम्पल्स में एक एक दे देता हूं बच्चे, ध्यान से, राइट, ध्यान से देखो। यहां पर मैं एग्जाम्पल देता हूं। पहला मैंने लिखा somebody, somebody is at the door, is at the door, ध्यान से समझना, somebody is at the door, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, he saw somebody in the class, in the class। और थर्ड देखते हैं, मैंने कहा he is nobody to scold you, he is nobody to scold you। अगला मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा they with somebody, they with somebody are coming here, are coming here, they with somebody are coming here, यानी वे किसी के साथ यहां आ रहे हैं। अब जरा एक बार फंक्शंस को ध्यान से देख लें, कहां पर क्या फंक्शन हो रहा है। अगर अब बच्चे यहां देखें तो somebody सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यहां अगर somebody देखें तो saw वर्ब का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही इज नोबडी इज एक नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब के बाद लिखा गया ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चे? SC, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दे विद somebody, बच्चे विद क्या है? प्रपोजिशन है, तो somebody क्या बना? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या बना बच्चे? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ में आई ना? तो देखा आपने, सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए। जब मैंने सारी बातें समझा दी हैं, अब जाकर मैं ऊपर बच्चे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन मेरे साथ ध्यान से लिख लोगे, लिखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्या लिखा बच्चे? इंडेफिनिट प्रोनाउंस are used to replace an unknown noun, or they are used इन्हें यूज किया जाता है, they are used when the noun is not known, जब बच्चे नाउन की कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक है ना? तो ये हो गया बच्चे हमारा क्या? ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता है। और आगे लिखेंगे एंड they can be used, and they can be used as a subject, object, complement, subject, object, complement, comma, prepositional object or prepositional object, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लेना बच्चे। ठीक है? जो मैंने लिखा बच्चे से ध्यान से देख लें, समझ लें, और फिर आगे चलते हैं।
ये बच्चे मैंने एक काइंड बताया, कौन से वर्ड्स होते मैंने वो लिख दिए, उनके रोल्स लिख दिए, एग्जाम्पल्स लिखे, ऊपर डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, अब चलते बच्चे अगले काइंड की तरफ। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखना और समझना है, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से हम देखेंगे और समझेंगे। सेकेंड काइंड जो बच्चे मैं आपको बताऊंगा, प्रोनाउंस का सेकेंड काइंड मैं आपको बताना चाहता हूं रेसिप्रोकल। कौन सा बच्चे? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं देखते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं बच्चे? रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? आपको पता है कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल। मैथ्स में इसका मतलब उल्टा होता है, बट इंग्लिश में इसका मतलब होता है म्यूचुअल, है ना। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आई विल रेसिप्रोकेट टू यू, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं जो तुमने मेरे साथ किया है, जैसा मेरे साथ किया वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तो ही इज गोइंग टू रेसिप्रोकेट द थिंग्स टू यू, यानी म्यूचुअल, पारस्परिक। अगर तुम किसी के लिए अच्छे हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और अगर तुम किसी के लिए बुरे हो तो वो तुम्हारे लिए क्या होगा? बुरा होगा। म्यूचुअल, म्यूचुअल, रेसिप्रोकल, राइट। और यानी ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं वो दो नाउन्स या दो से ज्यादा नाउन्स के बीच के म्यूचुअल रिलेशन को, आपसी संबंध को दिखाते हैं। संबंध दो ही तरह के होते हैं, या तो दो लोगों के बीच का संबंध या दो से ज्यादा के बीच का संबंध। इसी तरह से बच्चे ये दो तरह के होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। कौन कौन से? एक होता है बच्चे ईच अदर, और एक होता है क्या? वन अनदर। एक क्या होता है बच्चे? मैंने क्या कहा? एक होता है आपका ईच अदर, ईच अदर, और एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है बच्चे? वन अनदर। ईच अदर और क्या? वन अनदर। ईच अदर और क्या? वन अनदर। मेरी बात ध्यान से समझना। अब देखो आगे, ईच अदर बच्चे यूज होता है फॉर टू, सिर्फ दो के लिए, फॉर टू, राइट। और वन अनदर यूज होता है मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन टू। मेरी बात समझ में आ रही है? मोर देन टू, राइट। मेरी बात ध्यान से समझना। रही बात इनके फंक्शंस की, रोल्स की, तो बच्चे वो आप मुझे बताओगे या मैं बता देता हूं। रोल्स की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे ये यूज होते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह। तो ऑब्जेक्ट जब मैं कहता हूं तो अंडरस्टूड है, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट, या ये क्या बन सकते हैं बच्चे? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या बन सकते हैं? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं और या तो ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। यहां तक नोट करो बच्चे जल्दी से, और फिर हम आगे चलते हैं। मेक इट फास्ट, क्विकली, फटाफट बच्चे, ध्यान से देखें, लिखे, समझे और आगे चले। देखो मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल भी देता हूं, एक एग्जाम्पल से चीजें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा यू मस्ट सपोर्ट ईच अदर, यू मस्ट सपोर्ट ईच अदर, तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, राइट। या हाँ, अगर हम बात करें तो ये मस्ट सपोर्ट हमारी क्या हो गई? वर्ब, और ईच अदर ये वर्ब का क्या बन गया बच्चे? ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा दे ऑलवेज फाइट with each other, they always fight with each other, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो यहाँ with क्या हो गया? प्रपोजिशन। तो बच्चे each other क्या हो गया? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या बन गया बच्चे? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। पहले बच्चे आप रोल्स को समझेंगे, इसके फंक्शन को समझेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या क्या कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है। तो एक बार क्या बना ये? ऑब्जेक्ट, और एक बार क्या बना? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, राइट। फाइन, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर हम जो है दो एग्जांपल्स और देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल्स, क्या लिखा बच्चे? रेसिप्रोकल pronouns are used
to show the mutual relations between nouns. between और among भी लिख सकते हैं. between और among, between दो के लिए और among दो से ज्यादा के लिए. between और among nouns. And they can be used बच्चे इन्हें यूज किया जाता है only, they can be used as only objects or prepositional objects or prepositional objects. ये हम बच्चे नोट कर लें. अब मैं आपको दो एग्जांपल्स और देता हूं. पहला देखो, मैंने कहा ही वॉज सो अफ्रेड. बच्चे एग्जाम में आया था. ही वॉज सो अफ्रेड दैट his knees knocked one another. लिख लिया बच्चे. That his knees knocked one another, कि उसके घुटनों ने एक दूसरों को नॉक किया. knocked one another. राइट, ये पहला एग्जाम्पल है. दूसरा देखेंगे बच्चे. मैंने कहा the office staff wished each other happy new year. ऑफिस स्टाफ मेंबर्स ने एक दूसरे को क्या विश किया? हैप्पी न्यू ईयर विश किया. तो बच्चे ध्यान से देखें और हम करेक्शन करते हैं. जब हम बात कर रहे हैं अकेले ही की, तो बच्चे एक बंदे के, एक व्यक्ति के कितने घुटने होते हैं? 2 ही घुटने होते हैं. और 2 घुटने बच्चे आपस में क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे. तो वन अनदर नहीं होगा. बोलो बच्चे क्या होगा? ईच अदर होगा. यहां क्या होगा? ईच अदर. बोलो मेरी बात समझ आ रही है? क्या होगा? ईच अदर. और म्यूचुअल रिलेशन क्या हुआ कि एक घुटना दूसरे घुटने से लड़ रहा था, इसलिए दूसरा घुटना पहले घुटने से लड़ ही रहा था, वो प्यार नहीं कर रहा था. डिड आई मेक इट क्लियर? ये चीजें आपको देखनी और समझनी होंगी जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से. ठीक है. दी ऑफिस स्टाफ, ऑफिस के स्टाफ ने विश किया एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर. बच्चे ऐसा तो कोई शायद ही ऑफिस हो जिसमें एक बॉस हो और एक नौकर हो और ऑफिस चला जा रहा. जी नहीं, ऑफिस में 2 से ज़्यादा लोग होते हैं और 2 से ज़्यादा लोगों के लिए मैंने क्या बताया? वन अनदर. एक दूसरे को विश किया. बच्चे क्या विश किया? एक दूसरे को विश किया उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर. ऑफिस स्टाफ ने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश किया. है ना. हर एक काइंड को समझना. इंडेफिनिट में बच्चे क्या था? सारे बडी, सारे वन, सारे थिंग, और वो सारे रूल्स भी कर रहे थे. रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो हमारे पास ईच अदर, वन अनदर है, और वो हमेशा ऑब्जेक्ट या प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनते हैं. ईच अदर, वन अनदर. ईच अदर फॉर 2, वन अनदर मोर देन 2. मेरी बात समझ आई? अगले काइंड को बच्चे देखते हैं, समझते और आगे चलते हैं. बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे. चलिए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड काइंड के बच्चे. थर्ड काइंड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं. थर्ड काइंड बहुत ध्यान से देखना. थर्ड काइंड जो बच्चे मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है इंटरोगेटिव. क्या है बच्चे? इंटरोगेटिव. ठीक है. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. तो इसमें एक बात तो तय हो गई होगी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस तो बच्चे वही होते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं. राइट, क्वेश्चंस पूछते हैं. लेकिन सारे क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होते. कुछ क्वेश्चन वर्ड, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा हु
whom, whose, what, how much, how many, ठीक है, और which। ये वर्ड्स जो हैं बच्चे क्या होते हैं, ध्यान से देखना। ये वर्ड्स जो हैं जब ये क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना क्या पूछते हैं, when they ask questions they become interrogative pronouns। और अगर हम बात इनके रोल्स की करें, अगर हम बात इनके रोल्स की करें तो याद रखना कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट सब कुछ बन सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कुछ भी बन सकते हैं, ध्यान से देखेंगे समझेंगे, बाकी चीज़ें मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएंगी। एक एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपके लिए, चीज़ें क्लियर हो जाएं। ताकि पहला एग्जाम्पल मैंने कहा हु इज टीचिंग, who is teaching them there, who is teaching them there, right? सेकेंड देख लें। सेकेंड मैंने कहा whom have you invited, whom have you invited this Sunday, this Sunday। फिर मैंने कहा who is he, वह कौन है, और एक और मैंने लिखा with which by whom लिख देता हूं, by whom was, ओहो, by whom was he beaten, by whom was he beaten। बच्चे एग्जाम्पल्स को देखने की कोशिश करना और रोल्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो हर इंटरोगेटिव प्रोनाउन सारे रोल्स प्ले नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये रोल सारे प्ले करता है, तो वो हम देखेंगे कि कौन सा इंटरोगेटिव प्रोनाउन किस तरह के रोल्स प्ले करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। कौन सा किस तरह के रोल्स प्ले करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, और फिर बच्चे हम आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, समझें। यहां जो हु है सेंटेंस में, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है। हुम की अगर बच्चे आप बात करें तो हुम सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और हु की अगर बात करें, आपको पता हो या ना हो, यहां देख लो, अगर मैं कहूं हु आर यू तो आर दे लिख दिया बच्चे, हु आर दे, तो आर किसकी वजह से आ रहा है, दे की वजह से। सब्जेक्ट कौन हुआ, दे, तो नॉन एक्शन वर्ब है ना। कैसी वर्ब बच्चे, नॉन एक्शन वर्ब। तो बच्चे जो हु रहा, सॉरी हु रहा तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। वैसे ही हु इज, ही में हु क्या है, एस सी का मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मेरी बात समझ आ रही है, बोलो मेरी बात समझ आ रही है बच्चे, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। बाय हुम, अब आपको क्या बताऊं, बाय प्रपोजिशन है, तो बाय हुम क्या निकला, बोलो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। चीजें क्लियर हो गई ना, है ना, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब मैं आप डेफिनेशन देता हूं आपको, आप मेरे साथ लिख लेंगे क्या, डेफिनेशन लिखेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, interrogative pronouns are used to ask questions। क्वेश्चंस पूछने के लिए काम आते हैं, पूछने के लिए यूज होते हैं। and they can be used, इन्हें आप यूज कर सकते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स
कॉम्प्लीमेंट्स और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ भी यूज हो सकते हैं, किसी भी तरह से ये यूज हो सकते हैं। जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया आप भी लिख लेंगे। ये बच्चे इसकी डेफिनेशन हो गई, आप नोट कर लें, ध्यान से नोट करें और फिर आगे चलते हैं चीज़ों को देखते हैं और समझते हुए। ठीक है बच्चे, ध्यान से नोट करें। ये अपना थर्ड काइंड हुआ, जो कि बच्चे क्या है, इंटरोगेटिव है। क्या है, इंटरोगेटिव है। ठीक है जी, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। थर्ड काइंड था। कौन कौन से इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं मैंने यहाँ लिखा है। फंक्शंस बच्चे मैंने यहाँ लिखे हैं, डेफिनेशन वो लिखी है, एग्जाम्पल से लिखे हुए हैं। आई होप चीज़ें सारी क्लियर हो रही होंगी और बुक्स में आप कंफ्यूज रहते हैं। फोर्थ काइंड को देखें बच्चे। फोर्थ काइंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हमारा, क्या बच्चे लिखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस। कौन सा बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ध्यान से समझना। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चे रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इस चीज को आप देखें, समझें जो मैं कहना चाह रहा हूं। रिलेटिव प्रोनाउंस देखो, वही क्वेश्चन वर्ड्स जो अभी आपने लिखे थे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिखा था, हु, whom, whose, how much, how many। ठीक है, और क्या था, which था, what। ये सारे के सारे याद रखना बच्चे। ये वर्ड्स जो होते हैं, याद रखें, कुछ देर पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउंस थे, बट व्हेन दे डू नॉट आस्क क्वेश्चंस। यही वर्ड्स बच्चे जब क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं बल्कि ये रिलेट करते हैं, दे रिलेट। ये क्या करते हैं बच्चे, रिलेट करते हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। और अगर हम इनकी रोल्स की बात करें तो बच्चे रोल्स तो ये सब कुछ ही करेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी बातें ये यूज होती हैं, ये बन सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। और याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो लिखा होता है वर्ड, वो नाउन और प्रोनाउन, वो नाउन और प्रोनाउन जो किसी आरपी, आरपी स्टैंड फॉर रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखा होता है, उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लिखे हुए नाउन प्रोनाउन को क्या कहा जाता है, वी कॉल इट एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं बच्चे, एंटीसीडेंट कहते हैं। चलिए एक एक एग्जाम्पल क्यों ना देख लिया जाए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा ही इज द बॉय, ही इज द बॉय हु डिफीटेड देम, ही इज द बॉय हु defeated them, he is the boy who defeated them। पहला। दूसरा देखेंगे, he is the boy whom they have defeated, whom they have defeated। और अगला देखेंगे बच्चे ध्यान से, मैंने कहा ही इज द बॉय whom they have defeated। अगला मैंने कहा, दो ही एग्जांपल्स में क्लियर कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। देखो पहले आप देखो कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यहां पर है, whom। यहां क्या है, who। क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा ना, क्वेश्चन नहीं पूछा तभी लास्ट में फुल स्टॉप है। तो बच्चे ये टर्म तो क्या हो गया, आरपी। ये तो क्या हो गया, आरपी। उसके ठीक पहले लिखा गया नाउन और प्रोनाउन, बच्चे वो क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट। इसे क्या बोलते हैं आप, एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे अगर ये सिंगुलर है तो बच्चे आगे आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, राइट। एक एग्जांपल मैं उसका दे देता हूं, सॉरी, ध्यान से देखें बच्चे।
बहुत ध्यान से देखे, मैं एग्जांपल देकर समझा देता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा ही punished the boys who was making a noise, who was making a noise। बच्चे याद रखना, ठीक है। तो यहां अगर आप ध्यान से देखो तो हु हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके ठीक पहले जो आपने लिखा है द बॉयज, ये हमारा क्या हो गया बच्चे, एंटीसीडेंट हो गया। क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। और बॉयज क्योंकि प्लरल है इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लरल हो जाएगा। ही पनिश द बॉयज हु वर मेकिंग अ नॉइज, उसने उन लड़कों को पनिश किया जो शोर मचा रहे थे। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। ही पनिश द बॉयज हु वर मेकिंग अ नॉइज, उसने उन लड़कों को पनिश किया जो शोर मचा रहे थे। यहां तक क्लियर है सभी को, राइट। नोट करें बच्चे, देखा आपने, जैसा एंटीसीडेंट होगा आगे आने वाली वर्ब या आगे आने वाला प्रोनाउन बच्चे वैसा ही होगा। अगर वो सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होगा, और अगर वो प्लरल है तो बच्चे वो क्या होगा, प्लरल होगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं यहां तक। चलिए मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी इज वन ऑफ द contestants, she is one of the contestants who devoted her success to her parents। to her parents, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां बच्चे क्या है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, दिस इज आवर आरपी रिलेटिव प्रोनाउन, और कंटेस्टेंट्स हमारा क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, है ना। क्योंकि ये कैसा है बच्चे, प्लरल, तो आगे आने वाली वर्ब या प्रोनाउन या एडजेक्टिव कैसा होगा, प्लरल। ये सक्सेस नाउन के पहले, सक्सेस जो कि नाउन के पहले लिखा हुआ हर एडजेक्टिव रॉन्ग है, क्योंकि हमें तो प्लरल लेना है। तो बोलो बच्चे क्या करोगे आप, देयर कर दोगे। मेरी बात समझ आ रही है, या सुनो बच्चे, यहां तक कोई डाउट, परेशानी, कोई दिक्कत, लिख लें जरा। फोर्थ काइंड बच्चे मैंने आपको बता दिया, वो वर्ड्स जो इंटरोगेटिव थे वही वर्ड्स क्वेश्चन ना पूछने पर क्या बन जाएंगे, रिलेटिव बन जाएंगे। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखें। बच्चे याद रखें, वही वर्ड्स क्या होंगे, रिलेटिव बन जाएंगे जब वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखें, समझे। ये बात मैंने बता दी। अब यही चीज़ डेफिनेशन बच्चे मैं जरा बोर्ड पर लिख देता हूं, ध्यान से देखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिलेट to their antecedents, their antecedents। एंटीसीडेंट क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउंस, नाउन्स और प्रोनाउंस that are written right before a relative pronoun, right before a relative pronoun। मेरी बात समझ आ रही है। एंड इसके बाद भी लिख रहा जरा, एंड दे कैन बी यूज्ड, और इन्हें यूज किया जा सकता है, एंड they can be used, and they can be used as subjects, comma, objects,
कॉमा कॉम्प्लीमेंट। बच्चे ये काइंड समझने के बाद हम आएंगे रूल्स पर, ठीक है। एंड प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स, एंड प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स, ये इतना कुछ कर सकता है, नोट कर ले। फोर्थ काइंड बच्चे हमने क्या देखा, हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें व्हाट जो है एक अलग टाइप का रिलेटिव प्रोनाउन होता है, बाद में बताऊंगा आपको। देखा आपने, हु, हुम, हुज, व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, ये सारे वर्ड जो होते हैं इंट्रोगेटिव भी होते हैं, और यही वर्ड्स क्या होते हैं बच्चे हमारे रिलेटिव भी हो जाते हैं जब ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ये रहा बच्चे कौन सा, फोर्थ टाइप था। अब बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ जरा रखेंगे बच्चे, हेडिंग डालेंगे जरा, क्या, एक्सक्लेमेटरी। क्या लिखा आपने, एक्सक्लेमेटरी, लिखे जरा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस ये क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस क्या है। बच्चा आपको पता होगा एक्सक्लेमेटरी वो वर्ड होता है जिसके बाद ये साइन होगा, और मैं आपको बता रहा हूं एकमात्र ऐसा प्रोनाउन, एकमात्र ऐसा प्रोनाउन व्हाट होता है। और हाँ, एक चीज़ और जो हमने यहाँ नहीं लिखी, रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में एक और वर्ड आता है बच्चे जो कभी क्वेश्चन वर्ड होता ही नहीं, एक और रिलेटिव प्रोनाउन होता है विच इज दैट, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे देखें बच्चे। व्हाट जो है, व्हाट जो है हमारा एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो क्वेश्चन पूछे तो आईपी बन जाएगा, रिलेट करे तो आरपी बन जाएगा, और अगर ये वाला साइन ले लेगा तो एक्सक्लेमेटरी बन जाएगा, राइट। मेरी बात समझ आ रही है। व्हाट ही वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन भी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी है। अब बात बच्चे अगर आप रोल की कर लो तो प्लीज़ मेरी बात ध्यान से समझना, ना ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, ना ऑब्जेक्ट, ना कॉम्प्लीमेंट, और ना ही प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। ये सेंटेंस में सिर्फ किसी एक्सक्लेमेशन को सब्स्टिट्यूट करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा व्हाट, क्या, he has got selected, what, he has got selected। देखना ध्यान से, तो बच्चे यहां जो लिखा हुआ what है वो ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं, ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है ना कॉम्प्लीमेंट है और ना ही प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। व्हाट है क्या, व्हाट यहां पर तुम्हें यही पता नहीं चल रहा वेदर इट इज अ मैटर ऑफ जॉय और इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो। जो ये बात बोलता है उसे पता ही नहीं चलता कि वो खुशी में ये बात बोल रहा है कि क्या उसका सिलेक्शन हो गया, या बहुत दुख में, बहुत गम में बोल रहा है, पता ही नहीं चलता। तो वी आर एक्चुअली रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग joy or sorrow is not known, that abstract noun, that feeling is being substituted by the pronoun what, which is an exclamatory pronoun in the given sentence. Did I make it clear बच्चे, मेरी बात समझ आ रही है। तो exclamatory pronoun बच्चे exclamation, या आप ये मान लें कि किसी फीलिंग को सब्स्टिट्यूट करने के काम आता है, लेकिन ये सेंटेंस में सॉरी बच्चे, लेकिन ये सेंटेंस में नहीं बनता है सब्जेक्ट, ना ही बनता है ऑब्जेक्ट, और ना ही बनता है कॉम्प्लीमेंट और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, नहीं बनता है। आई बीन लाइक सफरिंग फ्रॉम cold and severe fever actually guys, now good enough to teach you people, so this bit of, I mean it must be reflecting through my voice as well that I was not well. Now I'm trying my best to come back, ठीक है। चलिए, तो बच्चे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की डेफिनेशन क्यों ना हम लिख लें, चलिए लिख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बच्चे क्या होता है, देखिए ध्यान से, लिखेंगे एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन which is what, what is used to replace or substitute
or substitute some sudden, some feeling of our heart, of our heart. It is neither a subject, it is neither a subject, comma an object, comma a complement, or a prepositional object, or a prepositional object. नोट कर लें बच्चे, डेफिनेशन जो मैंने दी है बोर्ड पर नोट कर लें बहुत ध्यान से कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ क्या करता है बच्चे, एक्सक्लेमेशन के काम आता है। ना ये सब्जेक्ट होता है, ना ये ऑब्जेक्ट होता है, ना ही कॉम्प्लीमेंट या ना ही प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, सिर्फ किसी फीलिंग को सब्स्टिट्यूट करने के काम आता है। और हमेशा याद रखेंगे व्हाट के बाद जब भी आप ये साइन लिखेंगे तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। मैं 3 एग्जाम्पल्स देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे हम व्हाट को यूज़ कर सकते हैं। व्हाट एक बड़ा यूनिक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, एकमात्र ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जिसके पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं लिखा जाता। अभी हमने सीखा ना गाइज कि हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट यूज होता है, लेकिन व्हाट इज द ओनली रिलेटिव प्रोनाउन दैट डज नॉट टेक इट्स एंटीसीडेंट। व्हाट एकमात्र बच्चे ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले उसका एंटीसीडेंट नहीं लिखा जाता। फॉर एग्जाम्पल अगला देखेंगे, जैसे मैंने कहा व्हाट इज हिज नेम, what is his name। फिर मैंने कहा what he is not well, he is not well। फिर मैंने कहा I know the thing what you want to say, what you want to say। बच्चे एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। एक चौथा एग्जाम्पल मैं और देता हूं आपको। चौथा एग्जाम्पल यहां देखो, यहां देख लो। एग्जाम में आया द थिंग व्हाट अट्रैक्टेड, the thing what attracted me towards her was her simplicity, was her simplicity, was her simplicity। Are you guys getting my point? बहुत ध्यान से देखना, समझना और आगे चलेंगे। यहां लिखा गया वर्ड बच्चे क्या है, आईपी है, आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। यहां लिखा गया व्हाट एक्सक्लेमेटरी है, दिख ही रहा है क्योंकि ये साइन है, कोई दिक्कत। आई नो द थिंग व्हाट, बच्चे यहां ना इंटरोगेटिव है ना ही एक्सक्लेमेटरी है, तो बचा क्या, ये रिलेटिव है। और मैंने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं लिखा जाता, कोई एंटीसीडेंट नहीं लिखा जाता। पढ़कर देखो, आई नो द थिंग व्हाट यू वांट टू से, है ना। मैंने कहा आई नो द थिंग व्हाट यू वांट टू से, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो एक ही बात कहो ना, मैं जानता हूं जो तुम कहना चाहते हो, थिंक की जरूरत ही नहीं है। आई नो व्हाट यू वांट टू से, या तो ऐसा बोलो या बोलो आई नो द थिंग यू वांट टू से। तो व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आप कोई एंटीसीडेंट नहीं लिखते। इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। द थिंग व्हाट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स हर, एग्जाम में आया द थिंग व्हाट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स हर वाज हर सिंप्लिसिटी। वो चीज़ जिसने मुझे उसकी तरफ आकर्षित किया वो उसकी सादगी, उसकी सिंप्लिसिटी थी। तो द थिंग व्हाट अट्रैक्टेड, तो बच्चे इसमें पार्ट ए रॉन्ग हो गया। और पार्ट ए में क्या गलती हो गई, मैंने आपको बता दिया, दिस इज पार्ट ए, पार्ट ए इज रॉन्ग, पार्ट ए इज रॉन्ग। मेरी बात समझ में आ गई, पार्ट ए इज रॉन्ग। या तो बच्चे क्या करेंगे, द थिंग हटा देंगे या तो व्हाट हटा देंगे। एक लिखो एक हटाओ, इस बात का बड़ा ध्यान रखो। एक चीज को लिखो और एक चीज को हटाओ। मेरी बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ।
एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ भाई। व्हाट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स हर वॉज हर सिंप्लिसिटी। जिस चीज़ ने मुझे उसके प्रति आकर्षित किया वो उसकी सिंप्लिसिटी थी। आई होप गाइज यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, राइट? And don't worry guys, you will start getting the videos regularly. I was not well, that's why there was some gap. But now from today onwards, you'll keep getting one video, at least one video a day. Maybe you will get more than one video. So it entirely depends. You want to watch one video a day or you want to watch more than one video a day. Entirely depends on you. But I would be giving the videos regularly, so you need not worry about anything. All right, thank you so very much guys. This would be all from my side today in today's video. We've covered five types of the topic of pronouns. We've done how many? Five. The first was indefinite, then we did reciprocal, then interrogative, then relative, and then exclamatory. We have taken down the definitions, we have taken down the examples, and we have taken down the words that come under that particular category, that individual category, right? So this would be all for today's video. We'll talk about it in detail in the next class. Bye bye guys, till then stay safe, stay healthy. Catch you in the next video. Thank you guys, bye bye, and take care. Bye bye.